हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर। तो कैसे हैं आईएससी स्टूडेंट? आशा है अच्छे होंगे। तो अगर आप जीवों में जनन पढ़ने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो इससे पहले आप बाकी के 3 और पार्ट इसका बना है इस चैनल में, तो आप जाकर उन सभी पार्ट को देखें। उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं और मतलब लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हम जीवन काल और लैंगिक जनन, उसके टाइप्स, कायिक जनन, ये सभी देख चुके हैं। अभी हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में, जो कि स्तनधारी जीवों में होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब नर और मादा युग्मक जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन में संलयन होगा, निषेचन होगा, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक में क्या होता था? उसमें सिर्फ एक ही जीव नए संतान में परिवर्तित हो जाते थे। उनके बहुत भी टाइप से, द्विखंडन विखंडन बहुत सारे टाइप से वो जो है नए संतान में परिवर्तित हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नर और मादा के युग्मक संलयन होंगे, उससे जो नया संतान बनेगा, उसके बाद नया संतान उत्पन्न होगा, तो ये है आपका लैंगिक जनन। तो देखिए, नर में जो शुक्राणु रहता है स्पर्म, और मादा में रहता है अंडाणु, जिसे ओवम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। इसमें कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में बहुत अंतर है, तो इसमें क्या विशेषता है और लैंगिक जनन में क्या विशेषता था, दोनों बात करेंगे इसमें। देखिए, इनमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, नर एवं मादा। ये इनका एक विशेषता हो गया। और लैंगिक जनन में हमें युग्मक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के बिना युग्मक के संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लैंगिक जनन के बिना युग्मनज बनेगा ही नहीं, और युग्मनज के बिना संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के बीच संलयन होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, जो कि आगे चल के संतान में परिवर्तित हो जाता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक के बीच संलयन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो एक सेल बनता है उसे जायगोट कहते हैं। नर और मादा के शुक्राणु अंडाणु को मिलने के बाद, नर और मादा के युग्मक को मिलने के बाद, निषेचन होने के बाद एक सेल बनता है जो कि 2n होता है। वो जो है जायगोट कहलाता है, और उसी से विकसित होकर एक शिशु का निर्माण होता है, जो कि संतान में परिवर्तित होता है। उसके बाद शिशु पैदा होता है। देखिए, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों विभाजन होता है। अब ये अर्धसूत्री और समसूत्री क्या है? तो अर्धसूत्री का मतलब होता है कि एक जीव से अगर 2 जीव में परिवर्तित होगा और पहले जो था उसका उसमें आधा गुण हो। मतलब अगर कोई 2n है और ये परिवर्तित होकर 1n हो जाएगा और 1n इसका नष्ट हो जाएगा, तो ये हुआ अर्धसूत्री विभाजन। अगर यदि कोई जीव या कोई सेल जो कि परिवर्तित हुआ, मतलब विभाजन हुआ, और पहले से 2n था, विभाजन होने के बाद भी जो 2 सेल बना, दोनों 2n है, तो ये समसूत्री विभाजन हुआ। देखिए, अगर समसूत्री विभाजन होगा लैंगिक जनन में, तो नर का भी समसूत्री और मादा का भी समसूत्री, तो उसका जो संतान होगा वो दुगुना हो जाएगा। अपने संतान मतलब अपने जनक से वो
दुगुना पावरफुल हो जाएगा, उसमें दुगुना गुण आ जाएगा। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा आधा दोनों का मिलकर ये 2n होगा, तब जा कर के यह संतुलित रहेगा और बराबर रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या है। तो चलिए अब देखते हैं लैंगिक जनन में क्या क्या घटना होता है। तो लैंगिक जनन में 3 घटना होता है, पूर्व निषेचन घटना, पश्च निषेचन घटना, निषेचन घटना और पश्च निषेचन घटना। तो पूर्व निषेचन घटना क्या होता है, जो जनन के पहले होता है। लैंगिक जनन में ऐसी घटना जो निषेचन से पहले होती है, उन घटनाओं को पूर्व निषेचन घटना कहते हैं। जैसे नर में और मादा में युग्मक का निर्माण होना, युग्मक का निर्माण होना, युग्मक जनन होना, जैसे शुक्राणु और अंडाणु का जनन होना। जैसे निषेचन से पहले, जनन से पहले नर में और मादा में दोनों में युग्मक बनता है, तो इसको कहते हैं पूर्व निषेचन घटना। मतलब निषेचन से पहले घटना हुआ और दोनों में युग्मक बना, तो ये हुआ आपका पूर्व निषेचन घटना। उसके बाद देखिए शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है, ये नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। मतलब निषेचन से पहले नर में शुक्राणु बनेगा और मादा में अंडाणु बनेगा, तो उसी को बनने की प्रक्रिया को, नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अब देखिए आकार और आकृति के आधार पर युग्मक के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे सम युग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक। तो देखिए सम युग्मक और असम युग्मक किस किस में होता है। तो देखिए सबसे पहले सम युग्मक को देखते हैं। सम युग्मक में क्या है, जब नर और मादा दोनों युग्मक की आकार और आकृति बिल्कुल एक जैसी होती है, उसे सम युग्मक कहते हैं। इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए ये नर और ये मादा का युग्मक है और दोनों एकदम सेम है, आकार और आकृति दोनों सेम है, तो ये सम युग्मक है, जो कि क्लाइडोफोरा नामक एक शैवाल का, शैवाल में ऐसा होता है। मतलब इसमें नर और मादा दोनों का जो है युग्मक एकदम समान रहता है। तो इसका उदाहरण हो गया आपको क्लाइडोफोरा। इसके बाद असम युग्मक के बारे में बात करते हैं। तो असम युग्मक में क्या होता है, आकार सेम रहेगा लेकिन आकृति अलग रहेगा। देखिए जब नर और मादा के युग्मक की आकृति एक जैसी होती है परंतु आकार अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के युग्मक को असम युग्मक कहते हैं। स्पाइरोगैरा इसका उदाहरण है। देखिए स्पाइरोगैरा में क्या होगा, आप ऊपर से देखेंगे तो ये नीचे वाला जो है नर, ये मादा है और ऊपर वाला नर है, ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन ऊपर से आप देखेंगे तो देखने में दोनों सेम लगेगा, लेकिन इसका आकृति जो है अंदर का डीएनए का ये अलग अलग है, लेकिन आकार लगभग लगभग दोनों का सेम है। ये हो गया आपका असम युग्मक। लेकिन अब देखिए विषम युग्मक। विषम युग्मक का सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं मनुष्य है, जिसका कि आप देखिए स्पर्म का आकार कैसा है और एग का आकार कैसा है। अंडाणु इस तरह का रहता है और स्पर्म इस तरह का रहता है, दोनों का आकार और आकृति दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग है। और इसको आप देखकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये स्पर्म है, ना कि ये जनन अंग। कुछ लोग इसे जनन अंग भी समझ लेते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। देखिए जब नर और मादा युग्मक दोनों की आकार और आकृति दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के युग्मक को विषम युग्मक कहा जाता है, जैसे मानव, स्तनधारी सभी आदि। देखिए आप देख सकते हैं दोनों का आकार आकृति बिल्कुल अलग है, और इन दोनों के मिलने को निषेचन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और फ्यूजन होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण बनता है और शिशु बनता है। तो ये हो गया आपका पूर्व निषेचन घटना। अब हम बात करते हैं निषेचन घटना में क्या होता है, निषेचन के बारे में। देखिए निषेचन क्या है।
नर तथा मादा युग्मक के संलयन के परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब संलयन को आप निषेचन कहते हैं, निषेचन कह सकते हैं, और संलयन के परिणाम स्वरूप जायगोट का जो निर्माण होगा युग्मनज का, उसे निषेचन कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ पॉइंट्स के सहारे। देखिए, निषेचन को लैंगिक जनन की सबसे संकीर्ण अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसके होने का अवसर बहुत कम है। मतलब निषेचन होने का चांस जो है बहुत कम रहता है, क्योंकि एक बार में ही आप निषेचन नहीं कर सकते हैं, इसका भी टाइम पीरियड होता है, इसलिए इसका जो है चांस बहुत कम रहता है और अवसर बहुत कम रहता है। देखिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। युग्मक एक कोशिका है जो कि हमेशा लैंगिक जनन के दौरान ही बनता है। युग्मक जो है ये सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में ही बनेगा और किसी भी जनन में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में बनेगा। और युग्मनज हमेशा द्विगुणित रहता है, 2n रहता है। हमेशा युग्मनज जो है वो मेल और फीमेल के युग्मनज मिलने के बाद ही युग्मनज बनता है, जो कि 2n रहता है। तो देखिए, युग्मनज जो है दो पीढ़ी के बीच की संयोजक कड़ी है। मतलब एक जो देखिए पहली पीढ़ी जिसमें युग्मनज का निर्माण हुआ तथा दूसरी पीढ़ी जिसकी उत्पत्ति युग्मनज से होगी। मतलब पहली पीढ़ी वो हुआ जो युग्मनज बना रहा है, जिसके बीच संलयन हो रहा है, और दूसरी पीढ़ी वो हुआ जो उस युग्मनज से उत्पन्न होगा। तो ये दोनों को जोड़ने की कड़ी है, ये दोनों के बीच का ये अवसर होता है जो कि युग्मनज होता है। तो ये आपका निषेचन हो गया। अब पश्च निषेचन देखिए, निषेचन बहुत छोटा है। मतलब निषेचन किसे कहते हैं? युग्मनज को मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अब देखिए पश्च निषेचन, लैंगिक जनन की ऐसी घटना जो निषेचन के बाद होती है, इन्हें पश्च निषेचन घटना कहते हैं। मतलब लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होने के बाद कुछ टाइम लगता है, बीच का कुछ टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद की शिशु का जन्म होता है। तो उसी बीच के टाइम को, निषेचन के बाद की घटना को पश्च निषेचन घटना कहते हैं। जैसे देखिए, जायगोट बनने के बाद युग्मनज से भ्रूण का बनना तथा भ्रूण से एक विकसित संतान का उत्पत्ति होना, ये सभी प्रक्रिया जो होगा, ये सभी प्रक्रिया पश्च निषेचन घटना में होगा। तो निषेचन का भी प्रकार है। निषेचन के दो प्रकार हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किस में होता है, आंतरिक निषेचन किस में होता है, इस बात को चलिए देखते हैं। बाह्य निषेचन, जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली, उभयचर आदि में ऐसा ही होता है। मतलब शरीर के बाहर हो, उभयचर आदि, इसमें क्या होगा कि निषेचन जो है शरीर के बाहर होगा। मतलब कि मेल जो फिश होगा वो अपना युग्मक बाहर छोड़ देगा और फीमेल जो है उसके युग्मक को खा जाएगी और उससे निषेचन होगा और जायगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा और अंडे में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि नए संतान में परिवर्तित होगा। मछली जो है अंडा देती है। तो देखिए इसमें जो है निषेचन होने का संभावना बहुत कम है, चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि अगर फीमेल फिश जो है उसके युग्मक को नहीं खाएगी तो निषेचन नहीं हो सकता है। तो इसमें चांसेस बहुत कम रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में निषेचन होने का अवसर, चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे पक्षी, स्तनधारी सभी में जो है आंतरिक निषेचन होता है। जितने भी स्तनधारी जीव है
उसमें आप देखे होंगे आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन क्या है, देखिए आंतरिक निषेचन में क्या होता है, मेल और फीमेल के युग्मक को मिलने के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होता है, और मेल और फीमेल के बीच निषेचन होने के बाद मेल जो है अपना युग्मक फीमेल के बॉडी के अंदर छोड़ देता है, और अंदर में जो है ये देखिए मेल का ये गैमेट है जो कि शुक्राणु है, जो कि फीमेल के बॉडी के अंदर छोड़ा, और वो ये जो है शुक्राणु फीमेल के युग्मक के अंदर अंडाणु के अंदर निषेचन करके फ्यूजन करके ये एक सेल बनाएगा जिसको जायगोट कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, और जायगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से आपका शिशु बनेगा। तो ये है आपका अलैंगिक जनन में निषेचन, और स्तनधारी जीवों में ये आंतरिक निषेचन है। तो आंतरिक निषेचन आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं संतान की उत्पत्ति के आधार पर भी जीव का प्रकार है, 2 प्रकार में बांटा गया है, आंतरिक निषेचन, अंडपरजक और सजीव परजक। ये संतान की उत्पत्ति के आधार पर जीव का प्रकार है, अंडपरजक और सजीव परजक। अंडपरजक सजीव परजक क्या होता है, अंडपरजक उस जीव को कहते हैं जो कि अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जीव को आप अंडपरजक कह सकते हैं, जैसे कि मछली, उभयचर पक्षी आदि, जिससे मुर्गी, मछली, ये सभी जितने भी पक्षी सभी जो है अंडपरजक में आती है। देखिए ऐसे जीव जो अंडे देते हैं तथा अंडे से उनके संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसे जीवों को अंडपरजक कहा जाता है। उसके बाद है सजीव परजक। सजीव परजक में सभी स्तनधारी आ जाएंगे, जितने भी स्तनधारी है इस धरती पर जीव, वो सभी जो है शिशु को जन्म देती है, संतान बनी हुई पूरी संतान की को उत्पत्ति करता है। तो ये जो है आपका सजीव परजक में आएगा। जैसे कि ऐसे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं सजीव परजक कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि, ये सभी जो है ये शिशु को जन्म देती है। तो ये सभी स्तनधारी है, और ये सभी सजीव परजक कहलाते हैं। तो देखिए ये आपका जीवों में जनन चैप्टर हो गया समाप्त।